वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आसपास के लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो चैप्टर है डाटा हैंडलिंग हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 3 क्लास 7 डाटा हैंडलिंग। समर हॉलीडेज के बाद ये पहली क्लास है आपकी जो डाटा हैंडलिंग पढ़ाई जाएगी। तो डाटा हैंडलिंग जो कि आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो, उसके बारे में कुछ। तो अभी जो क्लास 6 से पढ़ा था उसमें थोड़ा सा और अपग्रेडेशन इसमें होगा। अपग्रेडेड चैप्टर है ये। आपने डाटा हैंडलिंग में डाटा कलेक्ट करना, डाटा को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, ये सारा चीज सीखा था। तो उसके कुछ स्टेप्स आगे क्लास 7 में पढ़ोगे। तो देखिए एक बार फिर से डाटा हैंडलिंग एक्चुअली होता क्या है उसको समझ लिया जाए। सो डाटा हैंडलिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, एक डाटा और एक हैंडलिंग। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा। डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। किसी चीज के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आप डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स जो प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहे हैं वो मैं देना चाहूंगी। जैसे अगर हम देखें तो क्लास 10th और 12th के पेपर चल रहे थे और तभी पता चला कि इंडिया में भी कोरोना वायरस पेंडेमिक फैल चुका है। क्लास 10th के ऑलमोस्ट पेपर हो गए थे और 12th के कुछ पेपर हुए थे, कुछ होने बाकी थे। सो उस वक्त पेपर पर स्टे लगा दिया गया कि पेपर नहीं होगा अभी, मे बी पॉसिबल जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई की डेट दी गई, लेकिन फिर लगा कि जुलाई में भी नहीं हो पाएगा। तो सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया कि ऐसा करते हैं, अब पेपर नहीं करवाते हैं। ठीक है, पेपर नहीं करवाते हैं, पेपर के बजाय अब कुछ नए तरीके से करते हैं कि जो बच्चे 10th के तो ऑलमोस्ट पेपर हो गए थे, तो 10th के पेपर का तो डायरेक्ट रिजल्ट आना था और 12th के पेपर होने वाले थे। ठीक है, तो जो 12th के पेपर होने वाले थे, मतलब जैसे 6 पेपर होने हैं 12th के, उसमें से 4 हो गए हैं, किसी बच्चे के 4 पेपर हो गए हैं और 2 पेपर नहीं हुए हैं। 4 में उसको 80 में मान लिया 67, 72, 74, 54 ऐसे मार्क्स मिले हैं और 2 पेपर हुए नहीं है तो उसके मार्क्स हमें पता नहीं है और पेपर अब करवा भी नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसा सिचुएशन ही नहीं बन रहा है कि सारे बच्चों को एक साथ बैठा के पेपर करवाया जाए। सो सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया कि हर एक बच्चे के कुछ पेपर के मार्क्स तो हमारे पास हैं, कुछ तो डाटा है हर बच्चे का हमारे पास, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे अगले जो 2 पेपर बाकी हैं उनके रिजल्ट्स भी दे दिए जाएं। मतलब कि बोला गया कि ऐसा करते हैं, जिनके जैसे 4 पेपर हो गए ना, उसमें से बेस्ट 3, तो बेस्ट 3 इसमें से क्या होगा, ये तीनों होंगे। इन बेस्ट 3 का एवरेज निकालिए और वो जो एवरेज आए उनको इन दोनों पेपर में अवार्ड कर दीजिए। ठीक है, सीबीएसई के हिसाब से अगर 6 पेपर बच्चा लेके पढ़ रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक पेपर में वो 0 पाए और एक पेपर में 80 पाए। ठीक है, ऐसा कंट्राडिक्शन होता नहीं है ऑलमोस्ट हिसाब से। वैसे कभी कभी कुछ कुछ बच्चों के में होता भी है कि तो बिल्कुल ही अपोजिट टाइप के पेपर उनके इंटरेस्ट होते हैं। फिर भी जब 12th की बात होती है तो उनका ऑप्शनल वो अपने हिसाब से पेपर्स चूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पेपर वो चूज नहीं करेंगे और ना करना चाहिए कि जिसमें बिल्कुल उनका 0 इंटरेस्ट हो और एक पेपर जिसमें 80 100% इंटरेस्ट हो। तो उस हिसाब से ऐसा डिसीजन लिया गया। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डेटा का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। हर एक बच्चे का डेटा हमारे पास है। फिर अगर 4 पेपर भी नहीं हुआ है, 2 ही पेपर हुआ है, तो उसके इंटरनल असेसमेंट, उसके स्कूल से कुछ इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट से मार्क्स मिले होंगे, उसके बिहाफ पे अगले जो बचे हुए पेपर हैं उसमें दे दिए जाए। तो यहाँ पे जो भी खेल हो रहा है वो किसका है, इंफॉर्मेशन का।
कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करें और डिसीजन लें कि उसके हिसाब से क्या हमें करना है। कुछ और एग्जांपल ले लें। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो चल रहा है कोरोना वायरस, उसी का एग्जांपल ले लें। थोड़ा सा ज्यादा है आपके लेवल में, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। कोरोना वायरस, मैथ में कोरोना वायरस आ गया, ये भी इंटरेस्टिंग है एक तरीके से। ठीक है, तो कहते हैं कोरोना वायरस के सिम्टम्स आपको बताए जाते हैं कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या है। बहुत सारे सिम्टम्स बताए जाते हैं। जैसे एकदम शुरुआत में वो हुआ था कि स्नीजिंग, छींकने से, खांसने से, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, जबकि कुछ कुछ कंट्रीज स्नीजिंग को, छींकने को इसके सिम्टम्स नहीं मानते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद फिर सिम्टम्स ऐड होने लगे। सिम्टम्स कुछ ऐड हुए कि अगर आप आपको कोरोना वायरस है तो आपको स्मेल में भी प्रॉब्लम होगी, आपको जो है टेस्ट, आपको कोई चीज का टेस्ट भी नहीं आएगा, टेस्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी केसेस हुए कि आपको कोरोना वायरस है लेकिन आप बिल्कुल एकदम भले चंगे हो, मस्त एकदम घूम रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, खुश एकदम घूम रहे हो। ठीक है, ऐसा भी बहुत सारे केसेस में पता चला है, एकदम भले चंगे घूम रहे हो, नो एनी प्रॉब्लम, ना फीवर है, ना सांस लेने में परेशानी है, ना स्मेल खराब है, ना टेस्ट खराब है, नथिंग, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। और जो है कोरोना वायरस आपको हुआ और खत्म हो गया, आपकी बॉडी ने उसको हरा दिया और आप भले चंगे थे, भले चंगे ही रह गए। ठीक है, तो ऐसा भी है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें कौन बता रहा है? एक WHO कह सकते हैं, WHO हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये बता रहा है कि आपके ये सिम्टम्स हैं, और ऐसा भी है कि कोई एसिम्प्टोटिक, इसको बोलते हैं, कोई सिम्टम नहीं। ठीक है, तो ये बताया कैसे जा रहा है, अगर इस पे अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो बताया कैसे जा रहा है। तो यूं कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी लोगों को का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, जितने भी लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, कोरोना पॉजिटिव टेस्ट, या जितने भी लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनको टेस्ट किया जा रहा है, तो उसके बाद उनसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम, फीवर है, आपको कफ, आपका कफ आ रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ है, स्मेल कैसा है, टेस्ट कैसा है, या वो बंदा खुद कुछ अलग बताएगा जो इतने पूरे लिस्टेड में था ही नहीं, कि जितने सिम्टम्स हमने लिखे थे कि ये होगा तो हो सकता है, कुछ अलग है। जैसे ये दोनों सिम्टम्स अभी नए, बिल्कुल नए आए हैं, 2-3 हफ्ते हुआ है ये आए हैं कि स्मेल भी प्रॉब्लम हो सकती है और टेस्ट भी। ठीक है, तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग बताने लगे कि हमें स्मेल भी नहीं आ रहा है, टेस्ट भी नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके का इंफॉर्मेशन है। पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, उन सब के जो एक्सप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन सब को जो जो प्रॉब्लम हो रही है वो सब रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि देखिए भैया कोरोना वायरस है तो उसके ये सिम्टम्स हैं, और इस टाइप के भी बहुत संख्या में लोग मिल रहे हैं। तो फिर ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस है तो ऐसा भी हो सकता है कि आदमी एकदम भला चंगा खुश रहे और उसे कोई समस्या भी नहीं, उसे पता भी ना चले। ठीक है, अब आप सोचोगे जब पता नहीं चला तो कैसे पता चला कि वो पॉजिटिव है? क्योंकि वो हो सकता है किसी कोरोना वायरस, कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया हो और उसका टेस्ट किया गया हो, पॉजिटिव है, और पता चला हो कि उसको कोई सिम्टम नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो ये सब की सब कैसे पता चल रहा है? इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो रहा है, पूरी कंट्री टू कंट्री इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो रहा है। हर एक कंट्री, इंडिया भी, इंडिया, इटली, स्पेन, जापान, ब्राजील, सब लोग अपने अपने स्तर पे जितना भी उनको इंफॉर्मेशन मिल रहा है सब शेयर कर रहे हैं आपस में, सब इसको दे रहे हैं, WHO को दे रहे हैं, और ये एनालाइज करके सारे इंफॉर्मेशन को नए नए उसमें कुछ ना कुछ प्रोडिक्शंस निकाल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अभी 2-3 दिन बाद पहले निकला है कि कोरोना वायरस एयरबोर्न है और हवा में भी कुछ दिन देर तक रह सकता है। ठीक है, सो वट एवर आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर कोरोना वायरस, आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, डाटा का क्या मतलब होता है, कहाँ तक यूज हो सकता है। मतलब आप जो है
अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा डाटा पर ही चल रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा एकदम अपने पर्सनल लेवल पे आते हैं, तो डाटा का क्या मतलब लेते हैं। जैसे आप किसी एक पर्सन से मिल रहे हो जिससे आप पहले कभी नहीं मिले थे, ठीक है। आप ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जिससे आप पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन हाँ उसके बारे में बहुत कुछ आपने सुन रखा है, ठीक है। बहुत अच्छी वाइब्स है उसकी, मतलब वाइब्स इन द सेंस कि उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा आपने सुना है कि वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का इंसान है, बहुत खुशमिजाज है। तो आप जब उससे मिलने जाओगे तो आप पहले से ही, क्योंकि आपके पास उसके बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ है, तो आप पहले से ही एक फ्रेंडली गेस्चर बना के जाओगे, ठीक है। उससे पहले से ही खुश होके मिलोगे। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे आप मिल रहे हो लेकिन उसके बारे में आप पहले से सुन चुके हो कि अरे बड़ा गुस्से वाला है, तुरंत बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसको अवॉइड करोगे, उससे मिलना ही नहीं चाहोगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का डाटा है जो आप पर्सनल लाइफ में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो डाटा ऐसा नहीं है कि बस रिसर्च में यूज होता है, मैथ्स में यूज होता है, आप पर्सनल लाइफ में नहीं यूज करते हो, पर्सनल लाइफ में भी बहुत यूज करते होगे। जैसे अगर आप 2-3 रास्ते जानते हो कहीं जाने के, तो और आप साइकिल से जा रहे हो, पहले एक रास्ते से गए, वो रास्ते में बहुत सारे गड्ढे उड्ढे थे, फिर दूसरे रास्ते से गए, तीसरे रास्ते से गए, तो आपके पास इंफॉर्मेशन हो गए सारे रास्ते। अब आप उसमें से वो रास्ता बिल्कुल चूज नहीं करोगे जिसमें गड्ढे थे, दूसरे रास्ते से जाओगे ऐसा रास्ता जो बिल्कुल सही था और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे रहा था। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी पर्सनल लेवल पे होगी। तो डाटा का यूज हर एक फील्ड में होता है, पर्सनल फील्ड में भी होता है और प्रोफेशनल में भी होता है, सार्वजनिक जगहों पर भी होता है, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड पे अगर हम आए तो वो होता है क्या, हैंडलिंग, ठीक है। डाटा एंड हैंडलिंग। अब हैंडलिंग से क्या मतलब है, जैसे कि पहले यहाँ पर मैंने बताया कोरोना वायरस के बारे में कि वर्ल्ड वाइड जितने भी पेशेंट हैं उनका पूरा सारा फीलिंग की कैसा फील कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको, वो सारा चीज एक रिकॉर्ड किया गया। तो अगर ऐसा किया जाए कि सब मतलब करोड़ों लोगों के जो है फीलिंग्स, उनके सिम्टम्स सब रिकॉर्ड करके बस एक अनयूजुअल मैनर में दे दिए जाए किसी को और बोले जाए कि बताओ भाई चलो ये सारे हम रिकॉर्ड आपको दे रहे हैं, अब इससे आप कुछ प्रोडिक्शन कर दो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि करोड़ों लोगों का जो है सिम्टम या कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से देख के और कोई उसके बारे में फिर कुछ एनालिसिस कर दे या कुछ बता दे कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा होगा। इन द सेंस कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उसको हैंडल करना इन द सेंस कि ऑर्गेनाइज करना जरूरी होता है। जब तक आप इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तब तक आप उसका यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स अलग पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री अलग पढ़ाया जाता है, हिंदी अलग पढ़ाया जाता है, इंग्लिश अलग पढ़ाया, वो भी तो इन्फॉर्मेशन है। अगर सबको एक साथ मैसअप करके एक बार कोई टीचर आया, थोड़ा सा हिंदी पढ़ाया, थोड़ा सा मैथ पढ़ाया, आखिर हम तो इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं ना, बस किसी भी वे में देना शुरू कर दें, तो आप उसको अलग अलग, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज वे में आपको दे नहीं रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइज वे में उसको रख नहीं पाओगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और उससे कोई प्रिडिक्शन भी नहीं कर पाओगे। सो हैंडलिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जितना इम्पोर्टेंट आपका कोई इंफॉर्मेशन लेना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। जब तक आप डाटा को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तब तक वो डाटा किसी काम का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लास में कोई क्लास टीचर अपने बच्चों का मार्क्स रखती है, मान लिया जाए 10 स्टूडेंट के मार्क्स, वो इस तरह से आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इस तरह से 48, 42, 20, 16, 35, 37, 39, 25, 29, 43, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 हो गए। हाँ, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स इस तरह से उनके पास हैं, ठीक है। ये अभी तो ये कम स्टूडेंट्स हैं या कम डाटा है, तो फिर भी आप कुछ ना कुछ कंक्लूजन इससे निकाल लोगे। आपको बोला जाए कि इससे कुछ कंक्लूजन निकालिए, ये 10 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स हैं, तो आप सबसे पहले एक तो कंक्लूजन निकाल लोगे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो मैडम 48 है। आप लोग बोलोगे कि ये मैक्सिमम मार्क्स हैं जो 48 है, और मिनिमम जो है वो 16 है, ये निकाल सकते हो। और कुछ डाटा इसमें से आप ऐसे रैंडमली नहीं निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम इसको किसी एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दें, इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में अरेंज कर दें, तो मान लिया हम इंक्रीजिंग में अरेंज करते हैं, 16, देन 20, देन 25, देन 29, देन it will be 35, 37, 35, 37, 39, 42, 43, 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो यहाँ से भी ये तो निकल ही गया कि लिस्ट क्या है और ग्रेटेस्ट क्या है। फिर ये भी दिख रहा है कि 35 से 48 के बीच ये वाला इधर ज्यादा बच्चे हैं, और 16 से 29 के बीच इधर कम बच्चे हैं। मतलब ज्यादा लोग 35 से एबव पाए हैं और 35 से नीचे पाने वाले बच्चे कम हैं। तो एक तरीके से क्लास की परफॉर्मेंस भी इससे बताई जा सकती है कि क्लास की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। ओके, सो अब डाटा और हैंडलिंग दोनों वर्ड्स की मतलब आप समझ गए हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो चलते हैं वो आता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। तो डाटा हैंडलिंग में सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज क्या है? रिप्रेजेंटेटिव का देखने से वर्ड के से ही पता चल रहा है कि जो रिप्रेजेंट करे, ठीक है। और वैल्यू का मतलब वैल्यू, जो वैल्यू रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे? डाटा। डाटा कौन सा डाटा? किसी एक ग्रुप का हमारे पास डाटा है, ठीक है। बहुत सारा नंबर या कुछ भी व्हाटएवर, हमारे पास एक ग्रुप का डाटा है, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मतलब कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा नंबर या कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम बोल दें कि ये पूरे ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे एक दिन 4 घंटे पढ़ते हो, एक दिन 5 घंटे पढ़ते हो, एक दिन 6 घंटे पढ़ते हो, और आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई तुम पर डे कितने घंटे पढ़ोगे, तो आप क्या बताओगे? 4 घंटे, 6 घंटे? क्या बताओगे? 4 घंटे पढ़ा बताओगे तो कम है, 6 घंटे बताओगे तो 6 घंटे पढ़ रहे तो पढ़ते नहीं हो। तो आप ऐसा बता सकते हो बीच का, बोलोगे कि मैं ऑन एवरेज 5 आवर्स पर डे पढ़ता हूँ, ठीक है, 5 आवर्स पर डे पढ़ता हूँ। तो ये क्या हो गया? आप एक एग्जैक्ट नहीं बता रहे हो, लेकिन ये है कि ऑन एवरेज आप बोलोगे मैं ऑन एवरेज 5 आवर्स पर डे पढ़ता हूँ, कि कभी उससे थोड़ा कम, कभी उससे ज्यादा, लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो 5 है ये आपके पर डे के पढ़ने को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 इज द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। इसी तरह से जैसे आपके क्लास में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे, ज्यादा, मान लिया कि कुछ मार्क्स हैं 20, 25, 26, 29, 30, 28, 27। तो अगर बोला जाए कि इस क्लास के मार्क्स बताइए, इस क्लास का मार्क बताइए, या एवरेज बताइए कि आपके बच्चे, मान लिया कि कोई टीचर है, उसके बच्चों के मार्क्स इस तरह से हैं, और उस टीचर से बोला जाए कि चलिए बताइए जरा कि आपके बच्चे ऑन एवरेज कितना पाए हैं, ठीक है। तो वो क्या टीचर कौन से मार्क बताएगी? 20,
या 28 या 30 या 29। तो इस तरह से एक एक मार्क तो बताना पॉसिबल नहीं है। हम 20 बताएंगे तो काफी कम हो जाएगा क्योंकि बच्चे और भी ज्यादा पाए हुए हैं। 30 बताएंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सब तो 30 पाए हुए नहीं हुए। तो इस वजह से एक ऐसा नंबर जो बता दें तो सबको कवर कर ले, मतलब कि ना वो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो और वो सबको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो अब डाटा के सेंस में रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी। जो वर्ड्स हैं अपने आप में खुद को डिफाइन करते हैं। तो जैसे क्या मैंने बोला, खुद को डिफाइन करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कि जो सेंटर की तरफ टेंड करता है, जैसे पूरा ग्रुप है उसका डाटा है, तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सब के तरह सब के सब डाटा, अगर कोई एक ऐसा सेंटर ले लें वो जो डाटा है सबको रिप्रेजेंट करे, सब के सब उसी की तरफ टेंड होते हैं। बहुत ज्यादा है, कोई नंबर बहुत ज्यादा है तो उससे बहुत ज्यादा ना हो, कोई नंबर बहुत कम है तो उससे बहुत कम ना हो, और जो बीच के नंबर हैं सब के सब उसी के आसपास ही मंडराते रहें। ठीक है, तो वो कहते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो सेंट्रल टेंडेंसी बहुत सारी आपको पढ़नी है, लेकिन सबसे पहली जो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़नी है वो कहते हैं उसको एवरेज। एवरेज एवरेज कहते हैं, या इसी को दूसरे वर्ड में कहते हैं अरिथमेटिक मीन। एवरेज या अरिथमेटिक मीन। तो देखिए एवरेज या अरिथमेटिक मीन क्या होता है। मान लिया हमारे पास कुछ 5 डाटा, थोड़ा छोटा लेते हैं, 5 डाटा है, 20, 25, 26, 21, 26 नो 24, 21, 23, 2, 3, 4, 5। ओके 22, 21, ये 5 डाटा है हमारे पास, और हमें बोला जा रहा है कि इनका एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आप बता दीजिए, जो ऐसा वैल्यू बताइए जो सबको रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, सबको रिप्रेजेंट करता हो मतलब वही बोलते हैं कि पूरा ओवरऑल ग्रुप का हर एक नंबर ना बोलना पड़े, हम केवल एक वैल्यू बोल रहे हैं। तो एवरेज क्या होता है? तो अब सेंट्रल टेंडेंसी में एक तरीके का होता है एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला आपका होता है कि जितने डाटा दिए हुए हैं सबको ऐड कर दीजिए, सम ऑफ ऑल डाटा बाई कितने नंबर ऑफ डाटा है, तो उसको लिख दीजिए नंबर ऑफ ऑल डाटा। क्या है? सम ऑफ ऑल डाटा बाई नंबर ऑफ ऑल डाटा। अब इसी में ये एग्जांपल हम देख लें, इसी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल डाटा बाई नंबर ऑफ ऑल डाटा। तो सम ऑफ ऑल डाटा क्या है? 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25। और कितने हैं? 1 2 3 4 5 5। अब इन सबको ऐड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 115/5। दिस इज 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डाटा है इसकी सेंट्रल टेंडेंसी, इसका एवरेज, इसका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जो भी बोले, अरिथमेटिक मीन
इसका अरिथमेटिक मीन है 23, इसका एवरेज है 23, इसकी सेंट्रल टेंडेंसी है 23। 23 मतलब ये पूरे के पूरे ग्रुप को हम 23 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर बोला जाए कि ये क्या नंबर लिखा हुआ है, इसका एवरेज वैल्यू बताइए, तो ये है 23। सो आई होप एवरेज आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज को एक बार फिर से डिफाइन कर दें। एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज इज द सम ऑफ ऑल डाटा। जो भी डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, सब जो है अरेंज करके लिख दिया, 21 + 22 + 23। ऐसा अरेंज करना आपको जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट इन सबको ऐसे ही डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 22 + 25 + 24 + 21 23 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल डाटा। डाटा टोटल नंबर ऑफ डाटा 5 है, तो सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल डाटा बाय नंबर ऑफ ऑल डाटा, ये जो वैल्यू आती है वो आता है आपका एवरेज। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। सो अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए। जय हिंद।